ग ग रे सा नि सा ग म प प म ग रे सा नि सा ग रे सा प म ग रे सा ग रे सा नि सा ग म प नि सा नि नि धा प म ग रे सा नि सा अरज सुना ली। अब ये चीजें करना जब आपकी रियाज है तो कर सकते हैं। आपके इसके मतलब आपके पहले गुरु जो है वो आपकी माता जी जी हैं। मेरी माँ है हाँ जी। और उनसे सिर्फ संगीत तो सीखा ही, गायन वो चाहती थी पहले तो मुझे डांसर बनाना। डांस भी करती थी वो, डांस सिखाया, लेकिन मैं डांस बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। क्योंकि आजकल जैसे लोग कहते हैं कि भाई ख्याल गाने वाले वो तो क्लासिकल के आर्टिस्ट हैं और वो लाइट क्या गाएंगे, वो भजन गीत क्या गाएंगे, या भजन गीत वाले वो नहीं गा सकते। ये सब मैंने बाद में सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था, ऐसा क्यों कहते हैं। हम अगर ड्यू की बात करें तो अभी बच्चे तो बहुत भर्ती होते हैं, म्यूज़िक लाइन तो बहुत लोग ले रहे हैं। आज भी म्यूज़िक में बहुत लोग पहले जैसे डालना नहीं चाहते, म्यूज़िक क्या पढ़ोगे, जाके साइंस पढ़ो, आर्ट्स ये भी पढ़ो। है हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनको कहीं और नहीं एडमिशन मिलता, वो भी आ जाते हैं कि म्यूजिक ही कर ले। मतलब इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। वो सोचते हैं यूट्यूब से और सोशल मीडिया पे अपना कुछ करके डाल दो, बस हो गया, हमने बहुत सीख लिया। इस तरह की मेंटेलिटी भी बढ़ती जा रही है। तो मैम पंडित देबू चौधरी जी का स्नेह मिला आपको, तो एक साथ प्रोग्राम किए आपने कभी? हाँ जी। हमें एक बार मैं गई थी 94 में अमेरिका प्रोग्राम के लिए। ये गंधर्व एक है इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट है। उन लोगों ने मुझे 1 साल के लिए वहाँ पर बुलाया था प्रोग्राम और वर्कशॉप सिखाने के लिए। देवुदा के साथ एक स्टेज हमने शेयर भी किया था। नमस्कार, डायलॉगस के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान। मैम आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विदुषी प्रोफेसर उमा गर्ग मैम। मैम आप एक बहुत दिल्ली के फेमस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, DU में एक बहुत ही आपके नाम एक प्रसिद्धि है कि प्रोफेसर उमा गर्ग। आप म्यूज़िकल क्षेत्र में बहुत ही फेमस हैं और आप DU के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोस्ट भी होल्ड कर चुके हैं। आप डीन रहे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के, और जो वुमेंस हॉस्टल है उनकी भी आप एक बॉस रहे वहाँ की लेडीज़ों की। यू हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ बहुत सारे फैकल्टीज़ और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे आप वहाँ के। मैम आपके पास मैं आज बहुत खुशी हो रही है, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आपके पास मैं आज जानूंगी बहुत सारी चीज़ें, DU के बारे में जानूंगी और लोग हमारे ज़रिए हमारे थ्रू बहुत चीज़ जान पाएंगे। तो मैम वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आपने हमें यहाँ याद किया। बहुत बहुत थैंक्स। सर मैम DU में आप बहुत सालों से, कितने सालों से काम कर रहे हैं ये जानूंगी, और आपके एक्सपीरियंस भी आप आज शेयर करिएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर फिर आप डीन फैकल्टी के एंड आपने कई सारे रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होल्ड किए हैं। तो कितने साल हो गए आपको DU में? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, एक कलाकार के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, मैं कलाकार के साथ साथ ये भी निभाती रही। करीब 35 साल
मैं DU में रही। 1985 में ज्वाइन किया था और 2015 में मैं वहाँ से विदा लिया। और वो ठीक है, अपनी कला के साथ, गायन के साथ साथ और गायन के ही क्षेत्र में गायन के लिए काम करना बहुत, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, मैं चाहती नहीं थी। अच्छा। मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती थी। लेकिन देखिए, मैं चाहती थी सिर्फ गाना ही गाती रहूं, गाना गाऊं, बचपन से यही था। लेकिन कौन से उम्र में आपने शुरू किया अपनी की शिक्षा? कब? मैं तब याद नहीं, पर सब पेरेंट्स, मेरी माता जी ने, वो भी एक कलाकार थी, गाती भी थी, इजराज भी बजाती थी। और कलकत्ते में तो मेनली सभी घरों में संगीत होता ही है। तो उन्होंने, मैं 4-5 साल की थी तब से ही मुझे अपने साथ बिठा लेती थी और मैंने रियाज करना, 7 स्वर लगाना सीख लिया। तो तब से ही करती आ रही हूँ। आपके, इसके मतलब आपके पहले गुरु जो है वो आपकी माता जी हैं? मेरी माँ है जी। और उनसे सिर्फ संगीत तो सीखा ही, गायन वो चाहती थी पहले तो मुझे डांसर बनाना। डांस भी करती थी वो, डांस सिखाया, लेकिन मैं डांस बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मैं एक तरफ खड़ी हो जाती थी बचपन से, नहीं करना। तो फिर गाने में ही उन्होंने मुझे डाला। तो आप एक अपने जीवन में इतनी सक्सेसफुल रहे, आप कब आप कलकत्ता से मूव किए दिल्ली में? नहीं, कलकत्ता में नहीं, मैं नहीं थी, मेरी माता जी रहती थी। अच्छा। मैं तो, मेरा जन्म वही झारखंड में रामगढ़ एक जगह है, रांची के पास है रांची ये। के जी पास। जी। एक्चुअली मेरे पिताजी आर्मी इंजीनियरिंग में थे। अच्छा। तो उनके ट्रांसफ़र होता रहता था वहाँ। मैं 5-6 साल की थी, नर्सरी में एडमिशन हुआ था, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र हो गया तो हम इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में स्कूलिंग मेरी हुई और साथ में प्रयाग संगीत समिति भी ज्वाइन किया। वहाँ पंडित सदाशिव आप्टे, बहुत नामी कलाकार और गुरु थे, ग्वालियर घराने के। तो उनसे सीखने का मौका मिला। माँ के बाद मैंने उनसे सीखा। तो सीधा आपके डेस्टिनी ने ऐसी जगह आपको लेकर गए कि इलाहाबाद इज दी जगह जहाँ पर म्यूजिक। ऐसा भी नहीं था कि मुझे गाना इसलिए माँ ने शुरू किया कि मैं कलाकार बनूंगी, और ना ही मुझे कुछ था कि मैं कलाकार बनूंगी। ये तो आम बंगालीज के घर में होता ही है कि बच्चे जब पैदा होते हैं कि कुछ ना कुछ आर्ट में वो जाएंगे। भी सिखाया, बंगला आधुनिक भी सिखाया, भजन भी सीखा, राग यमन से शुरू किया था। तो सब कुछ गाती थी और रियाज करती थी। तो मेरी आवाज़ जो है, जो भी गाती थी वो उसमें ढल जाता था। क्योंकि आजकल जैसे लोग कहते हैं कि भाई ख्याल गाने वाले वो तो क्लासिकल के आर्टिस्ट हैं और वो लाइट क्या गाएंगे, वो भजन गीत क्या गाएंगे, या भजन गीत वाले वो नहीं गा सकते। ये सब मैंने बाद में सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था, ऐसा क्यों कहते हैं। गाना आप चाहे कुछ भी गाओ, उसमें स्वर तो है ही, ताल है ही, भाव है ही। हाँ, रागदारी में आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। राग जब आप गा रहे हैं, उसके स्वर, उसका स्वर लगाओ, उसके अपनी आवाज़ का निकास, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लोग कहते हैं कि आप जब गज़ल या गीत गाती हो तो लगता ही नहीं कि आप क्लासिकल के आर्टिस्ट हो, और जब आप क्लासिकल राग गाती हो तो लगता नहीं कि आप ही ने ये गीत गाया था। तो
एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकली आपको समझना पड़ता है। आवाज़ को कैसे, हमारे उस्तादों की भाषा में आवाज़ का निकास कहते हैं, निकास। आप ख्याल गाएंगे तो आपकी आवाज़ कैसे निकालनी है, ठुमरी गाएंगे तो कैसे, गीत गाएंगे तो कैसे, तो ये सब चीज़ें सीखने से ही आती है। आपने इतने बड़े बड़े गुरुओं से ये सब तालीम ली। हाँ। और जो इट्स नॉट वेरी रेयरली सीन कि आजकल की बहुत बड़े बड़े गुरुओं के पास लोग जा रहे हैं। जनरली एक घर के पास जो टीचर है उनके पास जाके वो सीख रहे हैं, तो इतना कुछ वो सिखाना। हाँ, सीखने की ललक तो मेरी आज भी है, और उसी लिए मैं कई गुरुओं के पास गई। जब दिल्ली आई 75 में दिल्ली आ गई थी, तो उस समय सबसे पहले मैं उस्ताद हफीज़ अहमद ख़ान जी, रामपुर से हैं, स्वान घराने के, उनके पास गई। तो उन्होंने थोड़े दिन सीख पाई, फिर वो विदेश चले गए, तो मुझे मेरा सीखना नहीं हो पाया। तो उससे पहले मैंने मेरठ में भी हम लोग कुछ साल रहे, तो वहाँ भी पंडित प्रेम प्रकाश जौहरी, वो अमीर खान साहब के शागिर्द, उनसे सीखा। तो इस तरह से करते करते गुरु जो कहें कि एक जो गुरु शिष्य परंपरा से सीखना, वो मैंने पंडित मणि प्रसाद जी किराना घराने के दिल्ली के थे, अब वो नहीं है, उनसे मैंने रूबरू बैठ के सालों साल सीखा। सीखने का तो कोई कहीं अंत है नहीं। राग, सुबह का राग, दोपहर का राग, शाम का राग, रात का राग, ऐसे। मैम, अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में हम अगर ड्यू की बात करें, तो अभी बच्चे तो बहुत भर्ती होते हैं, म्यूज़िक लाइन तो बहुत लोग ले रहे हैं। आज भी म्यूज़िक में बहुत लोग पहले जैसे डालना नहीं चाहते, म्यूज़िक क्या पढ़ोगे, जाके साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो। है, हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनको कहीं और नहीं एडमिशन मिलता, वो भी आ जाते हैं कि म्यूजिक ही कर ले। मतलब इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कुछ बच्चे। कुछ आजकल सीरियसनेस बहुत कम हो गई है, वो गुरु को इतनी तवज्जो नहीं देते। गुरु क्या है, उनसे सीखना बैठ के, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो सोचते हैं यूट्यूब से और सोशल मीडिया पे अपना कुछ करके डाल दो, बस हो गया, हमने बहुत सीख लिया। इस तरह की मेंटेलिटी भी बढ़ती जा रही है। जो हमने जब ज्वाइन किया था 85-86 से लेकर 2007-8 तक भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी चीजें बदल रही हैं, तो सब ये सोशल मीडिया भी एक इसके कारण, हाँ, बड़ी कारण ये है। इतना इसका कारण है, क्योंकि सब कुछ अब आपको गूगल में मिल जाता है, तो पढ़ने किताबों की जरूरत नहीं, गूगल से देख के ही लिख लेंगे। हम लोग जो लाइब्रेरी जाते थे, नोट्स तैयार करते थे, वो चीजें अब नहीं है। मैम, काफी बातचीत हो गई, एक सुनूंगी आपसे, आप कौन सा राग गाना पहले पसंद करेंगे? मेरी फेवरेट है भीम पलस्ट्री, बहुत पसंद करती हूँ मैं। हाँ, ठीक है, भीम पलासी। यस, थोड़ा सा। हाँ जरूर, बंदिश जरूर। ना एक विलंबित रचना है मेरे गुरुजी की दी हुई। हे वीर बाल
सगुना विचारो रे कब आएंगे मोरे द्वारे हे बीरबा। इसकी एक मध्यलय की बंदिश। अरज सुनली जय, अरज सुनली जय, दाता तुम मोरी ख्वाजा अरज सुन लीजिए, करम करोगे दाता, दाता तुम मोरी ख्वाजा अरज सुन लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत ऐसे एक राग, ये बहुत ही मीठा राग है और बहुत ही सुंदर आपने मैम, बहुत ही अब जब इस उम्र में ये गाना ऐसे गाना गा रही हैं, तो जब आप यंग थी पता नहीं वो बहुत कितनी खूबसूरत से आप गाती होंगी। अभी तो आपका आवाज़ इतनी स्वीट है, इतनी सुंदर आपका परिवेशन की है। कोशिश करते हैं। हाँ। उम्र के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन रियाज है जो हमने एक ज़माने में 8-8 घंटे रियाज किया है, उसी का नतीजा है कि हम अभी भी गा रहे हैं। अब देखिए, ग रे सा नी सा ग म प म ग म ग रे सा नी सा ग रे सा प म ग रे सा ग रे सा नी सा ग म प नी सा नी नी धा प म म ग रे सा नी सा अरज सुन ली। अब ये चीजें करना जब आपकी रियाज है तो कर सकते। मतलब म्यूजिक हम फैशन के लिए ले लिए और पढ़ाई जो भी है वो अलग है। आप सॉफ्ट आवाज हाँ। में गाइए, इसमें हम सॉफ्ट करके नहीं गा सकते, पर आवाज को हम बढ़ाना और कम करना जैसे कर सकते हैं। ये चीजें हैं। अब इसको हमने कम भी किया, ज्यादा भी किया। वो कंट्रोल तभी हो पाएगा जब इतनी रिवाज होगी, जब 8-8 घंटे 6-6 घंटे लोग कर पाएंगे इसको। बहुत ही सुंदर मैम। पंडित देबू चौधरी जी का स्नेह मिला आपको, तो एक साथ प्रोग्राम किए आपने कभी? हाँ जी, हमें एक बार मैं गई थी 94 में अमेरिका प्रोग्राम के लिए। ये गंधर्व एक है इंस्टीट्यूट जो है, उन लोगों ने मुझे 1 साल के लिए वहाँ पर बुलाया था प्रोग्राम और वर्कशॉप सिखाने के लिए। तो वहाँ देवुदा के साथ एक स्टेज हमने शेयर भी किया था, और वहाँ जाके मैंने देखा 94, तब तो मैं बहुत छोटी ही थी, लेकिन वहाँ गा के मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। ये बड़े बड़े वहाँ डॉम कहते थे, हॉल खुले में स्टेज बना होता था और बहुत दूर तक ऑडियंस बैठे होते थे।
तो ऐसे पहले तो डर लगा कि इतने लोग, अब पता नहीं हमारा संगीत सुनेंगे या नहीं, लेकिन आपको एक बताऊं, एक वहाँ सारे लोग खड़े हो जाते थे जैसे ही आपने ख़त्म किया, तालियां बंद नहीं होती थी, ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। और एक लेडी थोड़ी एजेड थी, वो तो मेरे पास आके मुझे एकदम से हक किया और रो रही ऐसे, हाउ इज योर वॉइस, हाउ आर यू सो ब्यूटीफुल, और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है और रो रही है। मैं थोड़ी सी घबरा भी गई, क्या हो गया इनको। तो ऐसे भी देखा। तो उस वक्त देवुदा भी अचानक उधर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ बैठना तुम। तो हम तो छोटे थे, उनके साथ बैठने में अच्छा लगा, बैठी। वो भी बहुत नामी कलाकार हैं। हाँ, सितार में तो जवाब नहीं था, इंसान भी बहुत अच्छे थे। मैम अभी आप एक चीज़ बताइएगा, अभी आजकल के जो बच्चे हैं वो रातों रात फेमस होने की बहुत कोशिश करते हैं, बिना इतना कष्ट उठाए कितना रिवाइज करना और इतना सीखना। तो देयर आर इजी एप्स आल्सो नाउ डेज। सो क्या बताएंगे आप उन लोगों के लिए, कुछ बताइए। कम से कम रिवाज तो करना होगा। हाँ, एक्चुअली मैं तो सिखाती हूँ उन्हीं लोगों को जो कुछ इसमें करना चाहते हैं, सीरियसली जो करना चाहते हैं। नहीं तो मैं किसी ऐसे नहीं कि भर लिया और आ रहे हैं उन्होंने बस चले गए, ऐसे नहीं। मैं तैयार करती हूँ और मैंने तैयार किया है। मेरे एक दो स्टूडेंट बहुत अच्छा गा रहे हैं, डॉक्टर इंदाना रह से, उसको मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। एक राजनंदिनी है, आजकल वहाँ रहती है स्पेन में, वहाँ गाती रहती है, अभी आई हुई है हमारे कार्यक्रम के लिए, उसमें मेरे साथ बैठेंगी। तो मैं सिखाती उन्हीं लोगों को हूँ। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मुझे मिले जो वीक हैं थोड़े, लेकिन करना चाहते हैं। तो ये मैं शुरू से ही, जब मैं ड्यू में थी, शुरू में ही जो बच्चे ऐसा लगता था वो, उनको अगर थोड़ा सा हम बता दें ऐसे रियाज करो तो उनकी आवाज़ ठीक हो सकती है। तो मैं उनको लेके अलग से बैठ जाती थी कि तुम ऐसे रियाज करना, तो मेरी आदत ही है। तो उन कमज़ोर बच्चों को जो सचमुच करना चाहते हैं उनको भी मैं बताती हूँ। लेकिन कुछ बच्चे आजकल ऐसे हो गए हैं कि उनको एडमिशन लेना है तो मेरे पास आ गए, या कुछ उनको मेरे से फेवर चाहिए तो आपसे सीखना है करके। एक दो बार मैं धोखा खा चुकी हूँ, तो अब संभल गई हूँ, क्योंकि मैं एकदम से किसी पर अविश्वास नहीं कर पाती। सोचती हूँ हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ज़िंदगी ने सिखाया बहुत कुछ। तो पहले सोचती थी ये हथेली का यही साइड होता है, इधर कुछ होता ही नहीं है, इधर काला होता है, इधर सफ़ेद होता है। लेकिन जब ज़िंदगी ने मुझे कुछ ऐसे मकाम से गुज़रने को मजबूर किया तो मुझे समझ आया कि नहीं, लोग इतने मेरे जैसे नहीं है कि सब आप सब पर मेरी बेटी भी कहती है आप सब पर भरोसा कर लेते हो। तो वो अमेरिका से बैठ के मुझे डांटती रहती है अभी भी डांट खाती हूँ उसकी। मैम अभी अभी आपने जिक्र किया कि प्रोग्राम के लिए आपकी स्टूडेंट स्पेन से आई हुई हैं, तो ये कौन सा प्रोग्राम, ये कहाँ होने वाला है? ये एक्चुअली 2011 में मैंने एक मैंने मन में पहले से ही सोचती थी कि जिस तरह से मैं भटके हूँ इधर उधर, मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ मिला, देते नहीं है गुरु लोग भी, बहुत बहुत मुश्किल से कुछ देते हैं, तो उनसे कैसे निकाले, कैसे मिले। और इसके बाद फिर पापड़ बेलो प्रोग्राम के लिए, वो तो उनको वो जानते हैं तो उसका प्रोग्राम हो गया, हमें तो कोई जानता ही नहीं, हमें कौन प्रोग्राम देगा। तो हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो मेरे गुरुजी कहते थे, पंडित जी मणि प्रसाद जी, कि तुम उसको मिला तुझे नहीं मिला ऐसे क्यों सोचती है, ऐसे सोचेगी तो कभी गा नहीं सकेगी। ये तो इबादत है,
स्वर इबादत, इसको सिर्फ पूजा जाता है, इसको प्यार किया जाता है। तुम सिर्फ स्वर में डूबे रहो, इन सब चक्करों में पड़ोगी तो तुम ये चला जाएगा तुम्हारे पास से। तो मैं अपने भी स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि स्वर से प्यार करो। जब आप स्वर को अपना समझोगे तो स्वर आपके पास आता जाएगा। सुर में गाना कोई आसान बात नहीं है। तो आप उसको एक एक स्वर को अपने पास बुलाओ प्यार से, तो आपके पास रहेगा। और आपने रियाज छोड़ दिया और सोच लिया मैं तो अब कलाकार बन गए, तो चला जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा। तो और मेरी जो सोसाइटी, ये मैंने 2010 में इसके नाम मैं सोचती रही, तो इस पर हमने एक स्मारिका भी इस बार निकाल रहे हैं। उसमें अच्छा। सारी हिस्ट्री है 15 सालों की, 11 से 25 तक की, कि हमने कैसे कैसे किया। कुछ आर्टिकल्स भी हैं जो लोग मेरे साथ रहे तब से लेके अब तक, उन्होंने इसके बारे में भी लिखा है। तो इसका हम 15वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके। ये हो रहा है त्रिवेणी में, 14 त्रिवेणी सितंबर कला को। केंद्र। त्रिवेणी कला केंद्र जी। में। तो इसके जरिए और 14th आपने बताया ना? 14th ओह 14th संडे। ओह बिल्कुल आ गई है मैम पास। हाँ। तो उसमें उस प्रोग्राम में गाने के लिए वो स्पेन से आई है, कि मैं गुरु की, देखिए कितना उसके मन में गुरु के लिए प्यार होगा, श्रद्धा होगा। तो आई है कि गुरु माँ मैं तो जरूर आऊंगी। तो वो आई है, आ गई है, तो वो भी बैठेगी मेरे साथ, गाएगी। तो एक छोटा सा, अब मैं काट रही हूँ आपकी बातें, हम काफी देर तक हमने कुछ सुना नहीं आपसे। क्या सुनाओ बताइए? एक भजन सुने? भजन जी। मीरा का एक भजन जी, है, जी। बहुत पॉपुलर है, सब लोगों ने गाया है, पर ये इसकी धुन मैंने ही बनाई। मैं तो गिरधर के घर जाऊं रे, मैं तो गिरधर के घर जाऊं जी, गिरधर के घर जाऊं। गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, गिरधर के घर जाऊं जी, गिरधर के घर जाऊं। बहुत ही सुंदर मैम। म्यूजिक तो हमारी अंदर की चीज है, आज बाहर की चीज हो गई है, लोग मानते हैं, मगर दैट इज प्योरली अंदर की चीज है। इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, इट कनेक्ट्स यू फ्रॉम जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, जी जी, वो बात ही नहीं आएगी। और मैं तो इतने सालों से करते करते मैं तो अब सिर्फ उसे ही देखती हूँ, उसके लिए गाती हूँ, उसी को सुनाती हूँ जी। और कुछ मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, ये जो आपने बोल रहे उसके लिए गाती हूँ, उसी को सुनाती हूँ, लोगों को बताइए वो कौन है? ईश्वर। कौन बैठे होते हैं हमारे? जिसने हमें ये सुर दिया है, और ये स्वर क्या है? ईश्वर है। ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्यार करते हैं, स्वर से हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तभी आप
स्वर में रहते हैं हर वक्त, एकदम, स्वर हर में अपने धुन में रहते हैं। मैम हमारी समय तो आप जानते ही हैं, हर चीज़ का एक समय होगा, बिल्कुल। और हमारी भी एक शो का एक समय होता है। जी, जी। तो अभी मैं आखिरी आपके पास एक प्रश्न रखूंगी। इसी स्वर में रहने, जब आप रहते हैं और वो ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, वो प्रेम पूर्वक जो स्थिति है, जो गुरु के साथ प्रेम है, ईश्वर के साथ प्रेम है, जो भगवान है वही गुरु है हमारे, वही तो गुरु के अब अंदर तो बैठे, वही है सब बस कुछ। वही तो हाँ। सब कुछ है, गुरु के अंदर बैठ के वही गुरु के रूप से हमें शिक्षा देते हैं। अब जो सीखते हैं स्टूडेंट्स वो भी गुरु ही हैं, वो भी सीख रहे हैं। तो ऐसे गुरु के साथ जब एकात्म बोध से आप मिल जाते हैं और प्रेम में भावना होती है, उस समय आप कौन सा राग गाना पसंद करेंगी? हम वो सुन के आज हमारा शो खत्म करेंगे। देखिए, राग जो है हर राग में वो बसते हैं, हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक राग है, तोड़ी के कई प्रकार हैं। तो तोड़ी मैंने सालों साल रियाज किया है, अभी भी करती हूँ। कोई कुछ और गाती नहीं, सिर्फ तोड़ी। तो मैं अपने आप को तोड़ी की एक बंदिश, आपको तोड़ी का एक छोटा सा रे रा आज मोरे मना लंगर कांकरिया दिन मारो, लंगर कांकरिया दिन मारो, मोरे अंगवा लग जाए, लंगर कांकरिया दिन मारो, लंगर सुन पावे मोरी सास ननदिया, सुन पावे मोरी सास ननदिया, दारी दारी घर आए, लंगर कांकरिया दिन मारो, लंगर कांकरिया दिन मारो, लंगर कांकरी। बहुत ही सुंदर तोड़ी राग जो है, इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल। वो घंटों आप गाते रह सकते। तो आज हमारे स्टूडियो में विदुषी उमा गर्ग जी आए और हमें बेहतरीन तोहफे के रूप में आपने जो सुनाए हमको आज और हमारे दर्शक को, बहुत सुंदर। मैम मैं एक लाइन तोड़ी पे ही हमारे गुरुजी की एक उनकी एक है, एक भजन है जो आज वो बता के, वो लाइन सबको बता के मैं ख़त्म करना चाहती हूँ हमारा शो। ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु, गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म, सच्चिदानंद घन गुरु, गुरु सच्चिदानंद घन।
ये एक गुरु ही हैं, ईश्वरी हैं, जो हमारे साथ हर पल हैं और हमें, बिल्कुल। हम फिर कोशिश करते हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए, मगर वो हमारे साथ हर पल है। थैंक यू सो मच उमा मैम जी, और आते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जरूर।